हाय हेलो, कैसे हैं आप? आई होप सो सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड ठीक होंगे। तो भाई मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कुछ मेरे सपनों के बारे में, कुछ मेरी लाइफ के बारे में। तो हर किसी की लाइफ में देखो उतार चढ़ाव आते हैं, किसी की लाइफ में कम तो किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरी लाइफ में थोड़े से ज़्यादा है, ज़्यादा ही नहीं बहुत ज़्यादा है। तो आगे के वीडियो में आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। तो मेरा नाम है कंचन नंदानी, या मेरा नाम ले सकते हैं आप पूजा जेठवानी। ठीक है, मेरा जन्म हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में, और उसके बाद मैं बहुत छोटी सी थी, 2-3 साल की, तो मेरी मम्मा भोपाल में आ गई थी। मेरी मम्मा भोपाल बरखेड़ी की है और पापा है नागपुर महाराष्ट्र के। ठीक है, वो है मतलब नागपुर में ज़्यादा महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं। तो मतलब मेरी दादी वाले नागपुर के से हैं, नानी वाले भोपाल से हैं। ठीक है, मैं हूँ यूट्यूबर और मैंने पढ़ाई ज़्यादा नहीं करी, मैं आपको बता दूँ। मैं 11th ही आधे में कर पाई थी, उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है, पर यह है कि कई लोगों को लगता है बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं नहीं हूँ। मेरे को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, बस मेरे को थोड़ा बात करने का तरीका आ जाता है, तो इसलिए समझ लेते हैं। मैं 39 इयर्स की हूँ, 40 इयर्स रनिंग चल रहा है। और मेरी शादी को 15 साल 2010 में हुई थी मेरी शादी, और मेरी शादी को आज आप काउंटिंग कर लो तो 14-15 साल होने को आ गए। एक बेटा है 13 साल का, गुड़िया है 10 साल की। बेटा बेटी बहुत प्यारे हैं, मायरा और सिद्धार्थ नाम है। और हमारी फैमिली में कोई नहीं है, मतलब छोटी वाली ननद साथ में रहती है, मेरे हस्बैंड और भैया जेठ जेठानी, उनकी 3 बेटियां, वो थोड़ी सी दूर रहते हैं, तो वो सब अपने अपने में मस्त मगन है। और बड़ी वाली ननद है, वो रहती है अहमदाबाद में। बाकी मेरे ससुराल पक्ष के यहाँ से सब लोग हैं, तो वो है मतलब आगरा में है। मेरी जो सासू माँ थी, उनका ससुराल था आगरा में। और सेम मेरे हस्बैंड की भी कहानी मेरे जैसी है, वो आ गई थी इंदौर में। इंदौर में मेरी सासू माँ का मायका था, मतलब अभी भी है। तो मायके की तरफ से भी जो हमारे मामा ससुर और मामी है, तो वो ही बची हैं। बाकी तो सब मामा मामी ऑफ हो, मतलब मामा तो ऑफ हो गए। मामी, एक मामा मामी है, वो उनके 3 बच्चे हैं। और लोग भी हैं, बट हमारा बहुत कम आना जाना होता है, बहुत कम। और यहाँ पे हुए, यहाँ पे मेरी मम्मी के यहाँ पे भी मेरे जितने भी मामा थे सब शांत हो गए। बाकी भैया भैया से थोड़ी कभी कभार बात हो जाती, जैसा कि आप लोग जानते हो यार, सब अपने अपने मगन लगे रहते, तो कोई किसी की आना जाना करता नहीं। और दूसरा वो लोग थोड़े रिच हैं और हम लोग नॉर्मल हैं, तो इसलिए हमको, और हम अपनी परेशानियों में इतनी घिरे हुए हैं यार, तो नहीं जा पाते थे। आज सुबह से शाम पूरे घर में कैसे हो जा रही पता नहीं चल रहा। तो किसी के घर पे भी आना जाना पॉसिबल नहीं कि आप चले जाओ। कभी कभी फंक्शन वगैरह में मिल लेते तो बहुत हो गया। तो भाई मेरी शादी हो गई थी 2010 में, है ना। मैं पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पाई, और मैं बचपन से मतलब इतनी मोटी नहीं थी, सही थी। बट मेरे को सब बोलते थे कि बहुत अच्छी लगती, बहुत अच्छी लगती। पर यार आप यकीन नहीं करोगे, मैंने इस चीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि मैं कैसी लगती हूँ क्या, क्योंकि मेरे में इतनी अक्ल ही नहीं थी। मैं आपको सही बता दूँ, मैंने शादी भी कर ली तो भी मेरे में अक्ल ही नहीं थी। अभी 3-3.5 साल में से लाइफ में जो उथल पुथल मची है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है खुद के अंदर कि हाँ यार हम अच्छे लगते हैं, और हम किसी से कम नहीं, पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ। तो थोड़ा सा खुद को अब थोड़ा सा ईगो है कि हाँ लगते हैं, सही है, तो क्यों ना हम, हमारे में ये खूबी तो है। जैसे मैंने मेरे चैनल खोला, 0 से शुरुआत करी थी, आज 11,600 सब्सक्राइबर हैं। तो कुछ तो होंगे जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, आपको देखते हैं, सुनते हैं, कुछ तो गट्स होगा। हाँ ये बात और है कि फैमिली वालों को नज़र नहीं आती वो चीज़ें, आज भी वो आपको इस चीज़ के लिए सुनाते हैं। मेंटली टॉर्चर जिसको बोला जाता है, मेंटली टॉर्चर करना, वीडियोस बना रही है, नज़रें लगेंगी, ये होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा।
और XYZ जैसा भी, जब एक कहावत है कि जब भी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे ना, तो गिराने वाले लोग आपको ज़्यादा आएंगे। तो सेम मेरी वही कहानी है। खैर, अभी जितने जितने लोगों ने मेरे नाक में दम करके रखा है, भगवान देख रहा है मेरी मेहनत को, मेरी उसको, कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। और अभी भी रात के 3:20 हो रहा है और मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो अगर मेरी काम के प्रति मेरी नीयत साफ है, सच्ची है, तो वो दिन भी आएगा कि माता रानी मेरी इन हाथों में फर्स्ट पेमेंट ज़रूर देगी, और इतनी बड़ी देगी। खैर, फर्स्ट पेमेंट के बारे में खुल के बता नहीं सकते, पर मैं वीडियो बनाते हुए आपको शेयर ज़रूर करूँगी। अभी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, पर हार नहीं मानी है ना, थके हैं। हाँ, एक जगह से मैं बहुत ज़्यादा हार गई हूँ। जो मेरे जीने की वजह है, मेरे बच्चे, उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं, मतलब जैसे मैं पहले कितनी भी प्रॉब्लम्स आती थी ना, उससे लड़ लेती थी। मेरे अंदर एक एनर्जी थी, मेरा रोना बहुत कम हो गया था। पर अब बात बात पे मुझे इतना रोना आता है, क्योंकि मेरे अंदर बर्दाश्त करने की ताकत ख़त्म हो गई। और आज भी आप यकीन नहीं करोगे, आज भी सुबह से लेके रात तक बहुत ज़्यादा रोई हूँ, हर थोड़ी थोड़ी देर में। किसी के आगे हम यार ऐसे नहीं कर सकते ना, गले फाड़ फाड़ के रो लें या कर लें। कई दर्द ऐसे होते हैं कि आप कुछ भी करते हो, आपके आंखों में आंसू आते हैं, और आपकी टी शर्ट या चुन्नी होती है, उससे आप चुपचाप अपनी आंखें पोंछ लेते हो। क्योंकि आप एक दर्द मिलने के बाद ऐसे हो जाते हो कि आपको लगता है किसी को अपने आंसू भी नहीं दिखाने, किसी को अपने हाल भी नहीं बताने। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। ये चीज़ मैंने बहुत करीब से सीख ली है। रियल में नहीं होता। बात कड़वी है पर सच है। कोई नहीं होता आपका। जब आपका बुरा समय चलता है ना, तो मैं बोलूँगी कि उस टाइम उस उस चीज़ पे शायद आपके माँ बाप भी नहीं होते। क्योंकि एक लड़की शायद सबके लिए बोझ है। अगर वो किसी तकलीफ़ में होती है, उसको 2-3 महीने या 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल पेरेंट्स बर्दाश्त कर लेंगे, उसके बाद वो लड़की भी बोझ लगने लग जाती है। तो एक लड़कियों के लिए बहुत बड़ी कंडीशन होती है कि जब उसकी शादी होती है ना, तो मैं बोलती हूँ लड़कियों का भाग्य भगवान बहुत अच्छा दे, नहीं तो लड़की लेना एक अभिशाप है। लड़की वाली एक वो है, मतलब एक औरत है। औरत से ही औरत होती तभी एक वो बच्चे को जन्म देती है। पूरा कुल चलता है उससे, जैसा कि बोला जाता है, टैग टैग चिपकाया जाता है लड़कियों पे। पर यार, उसी को अभिशाप भी समझा जाता है। लड़की को अभिशाप समझा जाता है। क्यों? समाज उनको अभिशाप समझता है, रिश्तेदार उनको अभिशाप समझता है। वो रहते अपने माँ बाप के घर पर, उनको रिश्तेदार अभिशाप समझते हैं। मेरे हिसाब से तो एक लड़की का जन्म अभिशाप है, वरदान नहीं है। वरदान उसके लिए जब होगा जब एक्चुअल में ना उसके पति का घर होगा, ना मायके का घर होगा। एक जब उसका खुद का घर होगा ना, तो उसको कोई सुना नहीं सकेगा। जब वो तकलीफ़ में रहेगी ना, तो पूरे हक के साथ उस घर में रहेगी और बोलेगी कि हाँ यार, ये मेरा अपना है। तो हमारी ज़िंदगी तो अभी ऐसी हो गई है कि ना हम मायके को अपना बोल सकते, ना ससुराल को अपना बोल सकते। और हमारे जो खुद के हमने बच्चे पैदा करे थे, आज शायद वो भी मुझे अपना नहीं मानते। आप यकीन नहीं करोगे, कुछ प्रॉब्लम्स थी यार। देखो, इस वीडियो में मेरे को सब खुल के सच्चाई बतानी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। एक माँ ने लापरवाही दिखाई है अपने बच्चों के प्रति, कि यहाँ मायके की जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते वो कहीं ना कहीं अपने ससुराल के प्रति और अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारियाँ भूल गई। तो इतनी बड़ी भी सज़ा मुझे मेरे बच्चे नहीं दें कि है ना, मुझे यार वो माँ नहीं समझ रहे, मुझे समझते नहीं है कि मैं उनकी माँ हूँ। मतलब उनको आज मैं दुश्मन लगती हूँ। उनके लिए अपन कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं ना, तो उनको उसमें भी बुराई नज़र आती है। तो मैं बोलती हूँ 20 साल भी अगर आप अपने बच्चे से दूर रह लोगे ना, अटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मेरे बच्चों का अटैचमेंट किस तरीके से ख़त्म हो गया। क्योंकि उन्होंने वो, जब मैं उस टाइम पीरियड में नहीं थी, 3.5 साल,
तो उन्होंने मेरी वो बातें याद रखी, उन्होंने वो मेरी बुराइयां ही बुराइयां सुनी, उनको बुराइयां ही बुराइयां बताई गई, उनको अच्छाइयाँ बताई ही नहीं गई। तो जब अच्छाइयाँ नहीं बताई गई तो वो वैसे ही हो गई। तो सही बात है कि बच्चे जो रहते हैं कच्चे मिट्टी का घड़ा रहते हैं, उनको आप जिस हाल में डालोगे उस हाल में वो ढल जाएंगे, है ना। पर मैं एक चीज़ को बोलना चाहूँगी कि जब कोई नहीं रहता तो पीठ पीछे आप उसके लिए बच्चों को हर कुछ उसके दिमाग में भर रहे हो, बुराइयां भर रहे हो, उल्टा सीधा कर रहे हो। ये नहीं सोचा जाता, जैसे मैं वहाँ पे नहीं थी तो मेरे लिए ये नहीं सोचा गया कि मैं कभी आऊँगी तो भैया तुमने ये सोच सोच के, और मैं बिल्कुल बोलूँगी, नाम नहीं लूँगी ओपन होके, पर मैं बोलूँगी। बाकायदा उन्होंने बुराइयां सुनी हैं, इतनी ज़्यादा सुनी है कि आज वो मुझसे इतना दूर हो गए, है ना। वो सब समझ रहे हैं कि ये हमारी माँ है, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनको वैसा बना दिया गया ना, उनको वैसा माहौल दे दिया गया। और आज भी कभी कभी जब मैं उनका बिहेव देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है हमारे घर में बच्चे डिसीजन ले रहे हैं यार, बड़े नहीं ले रहे हैं। तो इतना ये एक तरीके से बच्चों को जिस जिस घर में ये होगा ना, पेरेंट्स के सर पे चढ़ के आगे चल के बच्चे नाचेंगे। तो किसी हद तक बच्चों की मानो, किसी हद तक बच्चों की आप सुनो। बच्चों के अकॉर्डिंग घर नहीं चलना चाहिए हमारा, है ना। पर हमारे घर में आज ऐसा हो रहा है कि बच्चों के अकॉर्डिंग घर चलता है यार। बच्चे मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि वो मुझे मतलब एक माँ को ही मतलब ऐसी नज़रों से देख रहे हैं, इतनी बुरी मैं बन गई। बाकी बुआ है, बुआ को बोलते हैं, वो हमारी मम्मी है। आप यकीन नहीं करोगे, अभी 10-12 दिन पहले, 10-15 दिन 20 दिन हो गए, मेरे बेटे से बहुत झगड़ा हुआ। मेरे को देखा देखी मेरे बेटे ने क्या चैनल बनाया, तो भाई उसकी जिद। उस टाइम पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे। आप यकीन नहीं करोगे, हॉस्पिटल में पापा वहाँ हैं तो भी मैंने उसको वीडियो एडिट कर करके दी है, और इतनी बदतमीजी से बोल रहा है। अभी मैं वो खुलकर नहीं बोल पाऊँगी, पर मैं इस वीडियो में झूठ भी नहीं बोलूँगी। वो मेरा नाम ले रहा है, उसने एक आध दो पता नहीं गुस्से में बहुत बुरा शायद बोला, मैंने उसको गाली दी तो उसने भी मुझे पलट के दी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और कैसे नहीं समझ में आ रहा है यार, उसको सिर्फ मेरे लिए मतलब समझ में नहीं आता। जैसे मेरी बेटी आज वो 10 साल की, बेटा 13 साल के, उनको सिर्फ मेरे लिए समझ में नहीं आता कि हम माँ के साथ कैसा मिसबिहेव कर रहे हैं, है ना। बाकी सबके लिए समझ में आता है, उनकी बुआ को बहुत रिस्पेक्ट देंगे, पापा को देंगे, हर किसी को देंगे, और सिर्फ मम्मी को नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में वैसा भर दिया गया। बोलूँगी मैं, वाकई भर दिया गया है, वाकई उनको इतनी बुराइयां बताई गई है, इतना कुछ बोला गया है कि आज वो वैसे हो गए। बच्चा खुद से तो नहीं होता। और देखो, अब देखो मैं बताती हूँ आपको, ऐसा नहीं, मेरी जब से शादी हुई मेरे में बचपना बहुत था, मैं गलतियाँ भी करती थी, एक सच बताने के लिए 100 झूठ भी बोलती थी, करती थी, डर में करती थी, चाहे किस में करती थी, मेरी गलती थी, है ना। और जैसे कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई, चुपके से पैसे ले लेना, जमा करना, थी वो मेरे में ख़राब आदतें। और उसके बाद ये आदतें भी थी कि अब आपको थोड़ी सी आवाज़ मेरे घर वालों की आएगी तो उसके लिए सॉरी बोलूँगी, है ना। तो ये आदतें भी थी, और ये आदतें भी थी कि भाई अपन दूध छुप छुप के ले रहे हैं, पूरा नहीं पड़ रहा है तो भाई दूध छुप छुप के ले लेना, और मेरी ननन को नहीं बताना, उनसे डरना। तो अगर उस टाइम में थोड़ी सी हिम्मत कर लेती, यार इतना इतना दूध लग रहा है, जिस टाइम मेरी सासू माँ थी मैं थोड़ी थोड़ी हरकतें उस टाइम भी करती थी, पर अगर मैं उस टाइम ये कर लेती तो शायद मैं इतने बुरे, मैंने मतलब क्या करा, मैंने थोड़ा सा घर में झगड़ा बचाने के लिए, और थोड़ा सा मेरे पे प्रेशर नहीं बढ़े, और बहुत बेवकूफ़ है मेरा भाई, जब वीडियो बनाऊंगी ना बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलेगा ताकि इसमें सब भर जाए, लोग सुने। तो पता है फिर क्या हुआ, ये सब मैंने गलतियां करी, ठीक है, ये सब मैंने गलतियां करी, ये सब मुझसे गलतियां हुई, अपन सब छुप छुप के करते रहे। फिर बोलते ना एक न एक दिन सच्चाई आती है। फिर एक दिन मैंने ये भी करा कि थोड़े बहुत मैंने पैसे जमा करे, थोड़े बहुत ही किए थे। मैंने ये नहीं बोलूँगी कि मैंने उसमें 3-4 लाख रुपए जमा करे, नहीं, ये भी नहीं बोलूँगी।
मुश्किल से समझ लो, मान के चलो कि मैंने छुप छुप के मेरे जो पति के कभी अलमारी में से, कभी किस में से, पर्स में से पैसे लेना, मैंने किए होंगे 20-25 हज़ार जमा। ठीक है, ये सच्चाई आज आपको बता रही हूँ मैं, और जो सुने वो भी सुन ले, क्योंकि अब खुल के सच्चाई बता रही हूँ। उसके बाद फिर ये हुआ तो मेरा बेटा थोड़ा बहुत देखता रहता, तो बड़ा तो था कि मम्मी कर क्या रही, पर मैं आपको सही बोल रही हूँ, मालिक देख रहा है। मैं कभी भी मेरे बेटे को, मैंने मेरी चोरियों में या छुप छुप के जो मैंने कांड किए, उसके पीछे था मेरा डर, कि जैसे एक बहू डरती है ना कि यार चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो मेरे को सुनने को मिलेगा, तो मैं कर लूँ ये, यार झगड़ा नहीं हो घर में, इनमें झगड़े से बचने के लिए। वो मेरी कंडीशन कोई नहीं समझ पाएगा अभी, वही समझ पाएगा जो इन तकलीफ़ों से कभी गुजरा होगा। तो मैंने किया है, मैंने गलतियाँ की है, पर है ना आज क्या है उसका नतीजा। आज वो मेरी गलतियाँ मेरे जो बच्चों ने थोड़ी बहुत देखी, और जो हैं ससुराल वाले, स्पेशली मैं नाम नहीं लूँगी, उनको इतना ज़्यादा भर दिया, एक एक दिमाग में इतना ज़्यादा भर दिया कि तुम्हारी माँ चोर थी, तुम्हारी माँ झूठी थी, वो तुम्हें भी ऐसा बना देना चाहती थी, तुम इतने बुरे बन जाते। तो मैं बोलूँगी कि एक माँ चोर हो सकती है, एक माँ बुरी हो सकती है, पर मजबूरी में कुछ भी कर सकती है, पर अपने बच्चों को नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। और अगर मैं गलत होती तो आज मैं मेरे वीडियो में अपनी सच्चाई नहीं बताती, जो कि मैंने सोच के रखा था मैं सच्चाई बताऊंगी, क्योंकि मैंने कई बार बोला है, मेरी ननन के लिए बोला है, सबके लिए बहुत कुछ बोला है, तो उनको क्या लगता है सिर्फ हमारे लिए बोला है, नहीं, इसलिए आज मैं अपने लिए बोल रही हूँ। तो उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, गलतियाँ कुछ उनने भी करी होगी, गलतियाँ कुछ मैंने भी करी होगी। ठीक है, और दुख सुख हर किसी की लाइफ में आता है, पर मैं एक आज आपको एक चीज़ ये भी बताती हूँ, मेरे पति इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, आज उनकी वजह से ही रिश्ता चल रहा है। वो एक ऐसा व्यक्ति है कि उसने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। हाँ, ये भी मुझे उन पर गुस्सा आता है कभी कभी, आज भी सोचती हूँ कि मैं 3.5 साल से मेरे घर से दूर थी, वो मुझसे कभी नहीं मिलने हैं, कभी भी नहीं मिलने आए, मैं खुद ही आई और खुद ही गई, और जब मैं गई उसके बाद भी उन्होंने अपने पास रखा, अच्छे से खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। बस अभी जो मुझे दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है कि यार मेरे बच्चे मतलब मुझे मान ही नहीं रहे हैं कि मैं माँ हूँ उनकी। मतलब आप यकीन करोगे, बहुत हरामखोरे बीच में ज़रूर कुत्तों जैसे भौंकेगा ताकि इसमें सब भर जाए। तो मैं ये बोल रही थी आपको, थोड़ा सा शोर के कारण वीडियो मुझे रोकना पड़ा था, कि मैं गई हूँ तो मेरे साथ रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रह रहे हैं, हर सुख दुख में देख रहे हैं, है ना। तो देखो, अभी मैंने वीडियो बनाना चालू करा, फिर चालू हो गया। ये मेरा भाई है, बहुत बड़ा वाला रावण है, इसको मेरे वीडियो बनाने से स्पेशली बहुत बड़ी दुश्मनी, बहुत बड़ी। अभी आप इसकी आवाज़ें सुनोगे किस तरीके से कुत्तों जैसा चालू हो गया है, और अभी बोलने जाऊंगी ना मारपीट चालू हो जाएगी। इसलिए ना मैं मायके में सुखी हूँ, ना मैं ससुराल में सुखी हूँ। मैं बहुत अपनी ज़िंदगी से हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा। और इन लोगों की इतनी आवाज़ें भर जाती है वीडियो में, इतनी भर जाती कि ये लोग एक बार नहीं सोचते कि भैया लोग हमारी चर ये पचर 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 सुनेंगे। मेरी मम्मी की भी आ रही होगी आपको, इतने लाउड स्पीकर इनके गले में वो लगे पड़े, भोंगे फुल साउंड वाले जो 5-5 हज़ार वोल्ट के नहीं रहते हैं, इनके गलों में वो भरे पड़े। बिल्कुल भी मैं जब भी बनाऊंगी ना, जब भी अड़ंगा पैदा करेंगे, जब भी, आखिर मैं घर को छोड़ के कहाँ जाके बनाऊँ, बिल्कुल भूल जाऊंगी कि मुझे क्या करना था, क्या नहीं करना था। तो भाई वीडियो में फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, शोर कम हो गया तो अब आपको अच्छे से सुनाई देगा। यही है कि मतलब जो मेरे हस्बैंड है, जैसे अभी मैं गई हूँ तो वो मतलब जैसे थे ना, वो अभी भी पहले वैसे ही हैं। मतलब ये है कि मतलब हम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग अभी भी नहीं बैठती है,
कभी कभार वो मेरी बात को नहीं समझ पाते, मैं उनको नहीं समझ पाती। और जैसे कि मुझे एक चीज़ को लगता है कि यार मुझसे भी खाना पूछ ले। हाँ, ऐसा नहीं, कभी कभार पूछ लेते हैं पर उनको ध्यान नहीं रहता। एक्चुअल में वो ध्यान नहीं देते। जैसे एक पति की जिम्मेदारी रहती है कि पत्नी से पूछा जाए कि यार तू खाना खा ले, पत्नी का चेहरा उतरा हुआ है तो पूछें कि तेरा क्यों उतरा हुआ है। अगर वो जैसे बोलेंगे भी ना तो वो दूसरी टोन में बोलेंगे। जैसे अगर उनको मेरा मूड कभी ऑफ है किसी चीज़ को लेके, मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया तो मुझे बोलेंगे तू मुँह क्यों सड़ा रही है। अरे ये किसी बात होती है? हम जैसे अब पत्नी रहती, पत्नी थोड़ी नहीं बोलती है, पर नहीं वो बोलते हैं। तो ये है कि मैं वहाँ गई हूँ तो वो तो सही है, ननन भी सही है। खैर देखो, दिल में तो सबकी बातें भरी पड़ी है पर आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं। जो है आपको आपके बच्चे बोलते हैं, इतना बुरा बुरा बोलते हैं, इतना बुरा बुरा करते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आता। आप यकीन नहीं करोगे, 4 महीने से वहाँ पे, मतलब मैं जैसे वो अपनी बुआ के साथ सोते हैं ऊपर, मेरे हस्बैंड नीचे और मैं उधर, मतलब मैं एक कोने में पड़ी रहती हूँ। और मेरे को इस टाइम इतनी चुभन होती है, इतना बुरा फील होता है कि यार मेरे ही बच्चे हैं, ना मेरे गले लग रहे हैं, ना मेरे, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे हाथ से खाना नहीं लेते। आप उनको खाना भी दो ना तो उनको बुआ के खाने की आदत इतनी लग गई है कि उनको बिल्कुल मेरा खाना भी समझ में नहीं आता। और स्पेशली मेरा बेटा, कोई अच्छी चीज़ भी बन रही होगी ना तो भी बोलेगा कि आपने अच्छा नहीं बनाया। पता नहीं वो कुछ जानबूझ के हरकतें करता है, क्यों करता है समझ में नहीं आता। उसको पता नहीं कौन सी दिमाग में उस टाइम चाबी भर दी जाती है या फिट हो जाती है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है ना। तो क्या है कि और आप उनकी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते। और कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो इसने ख़त्म करी होगी, उस पर झगड़े अलग। अभी थोड़ा सा मुश्किल से वो थोड़ा सही हुआ था। अपन खाना खा रहे हैं, वो नोटिस कर रहा है कि यार ये इतने तक खाना खा रही है। तो मैं इतना, मतलब उसका ये बिहेव देख के मतलब एकदम शॉक्ड हो जाती ना अपन, कि मैं शॉक्ड थी कि यार ये मेरे ही बच्चे। कई बार मेरे मन में अभी भी सवाल आता है, ये मेरे ही बच्चे हैं। मेरे बच्चे ऐसे थे कि ऐसे तो नहीं थे यार। उनको पता नहीं 3.5 साल में कौन सी पट्टियाँ पढ़ा दी गई। और मैं बोलूँगी यार बिल्कुल पढ़ा दी गई है। उनको बाकायदा पट्टियाँ इतनी पढ़ा दी गई है, इतनी पढ़ा दी गई है कि उनको माँ बहुत बुरी नज़र आ रही है। उनको अच्छा ही नहीं बताई गई, उनको सिर्फ बुराई बताई गई। तो क्या सोच के मेरे बच्चों को इतना बुरा बना दिया गया? ये क्यों नहीं सोचा कि कल को ही अपने घर आएगी। और ऐसा नहीं, मैं मेरे बच्चों के फ़ोन में भी टच में थी, मैं मेरे बच्चों के भी फ़ोन में टच में थी, है ना। मैं बाकायदा बात करती थी, ये भी बोलती थी कि आऊँगी बेटा आऊँगी। और बाकायदा आप यकीन नहीं मानोगे, फ़ोन पे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, बाकायदा आपको मम्मी मम्मा भी बोल रहे हैं। और अभी गए हो तो आप एकदम से इतना चेंज। तो जैसे अपन किसी को ट्रेंड नहीं करते हैं कि यार हाँ जैसे ये आएगी तो अपन इससे बदले ले लेंगे, वैसा ही बच्चों ने सेम किया। और चलो यार, मैं अगर 3.5 साल दूर भी थी, थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है। बच्चा गुस्से दिखा, वो तो हमेशा ही गुस्सा दिखा। आज मैं मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ तो बोलते हैं यार मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बच्चों को तेरी वजह से हाथ उठाऊँ तो बोलूँगी यार तुम उसके पापा हो, तुम उसके पिता हो, तुम्हारी बात तो सुन रहे हैं, तो सही क्या हो रहा है गलत क्या हो रहा है तुम तो उसे समझाओगे ना। नहीं, वो अपना पल्लू उस चीज़ में झाड़ते हैं। यानी कि जो मेरी अभी लाइफ में इतनी स्ट्रगल चल रही है, इतनी उथल पुथल चल रही है, मेरी तकलीफ़ों को तो कोई महसूस कर ही ना, स्पेशली पति को तो करना चाहिए। अब जो लोग सुने कमेंट करके बताना आप लोग, पति को तो करना चाहिए ना तकलीफें महसूस वाइफ की। पति नहीं करेगा तो कौन करेगा आप बताओ। नहीं, उनको भी नहीं होता महसूस। ये हो क्या रहा है, मेरी वाइफ के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। और देखो फिर चालू हो गया, बनाने लग गई तो फिर चालू हो गया। तो मैं ये बोल रही थी आपसे, सुन लिया होगा आपने ये सब। और थोड़ी थोड़ी बीच में आवाज़ आए तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलूँगी, क्योंकि हमारा घर नहीं चिड़िया घर है, जैसा कि आप लोगों को पता है ना। तो यहाँ दिन भर आवाज़ें आती रहे, तो थोड़ी सी आवाज़ भर गई हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँ। क्योंकि अभी रात हो रही है, रात को मैं वीडियो भी बाहर जाके नहीं बना सकती हूँ। इस टाइम पता नहीं कौन ठोका पीटी कर रहा है, उसकी आवाज़ भी आ रही होगी आपको। तो ये है कि यार वो नहीं बोलते, जो कि मुझे बहुत गलत लगती है। तो मैंने अब एक चीज़ सोच ली है, जाऊंगी देखूंगी, सही हुए तो ठीक है, नहीं तो मुझे मजबूरी में सहारा लेना पड़ेगा किसका, कानून का।
क्योंकि ये ऐसा सीधे नहीं होने वाले। क्योंकि उनकी आंखें जब खुलेंगी जब आप अपनी आवाज़ उठाओगे ना, क्योंकि ये एक सच्चाई है। आप दुनिया में जितना बर्दाश्त करोगे ना, जितना भी जिसका सहन करोगे ना, दुनिया आपको तेल में फ्राई की तरह तल तल के खाएगी, है ना। तो हम कोई बकरा या कोई मुर्गा नहीं है कि दूसरों को अपना उनको निवाला बनने दें उनके गले का। तो अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है, स्पेशली एक लड़की को तो उठानी पड़ती, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने पहले भी बोला, लड़की का जीवन एक तरीके से अभिशाप ही है, बहुत बड़ा अभिशाप है। मैं आज बोलूँगी, जिसको मेरी बात का बुरा लगे उसको सॉरी भी बोलूँगी। क्यों? क्योंकि देखो, वो पति के साथ उसको ब्याह दिया जाता है तो किसकी जिम्मेदारी होती है? पति की, ठीक है। और पति के यहाँ थोड़ा सा कुछ हम करते हैं, मैं तो इसके माँ बाप के यहाँ छोड़ के आ रहा हूँ, है ना। और दुख में बेटी, अगर वही बेटी दुखी होती है, माँ बाप के यहाँ पहुँच जाती है, तो उसी माँ बाप को बोझ लगने लग जाती है बेटी। क्यों? क्योंकि वो एक मेहमान बन जाती है ना, अपने ही घर में आप मेहमान बन गए। क्योंकि बहुत सुनाया जाता है, मेरी स्थिति नहीं होगी, कई घर में लड़कियों की होगी। तो मैं उन सब बेटियों को आज बोलूँगी कि यार, माँ बाप का आपने बचपन से जितना खाया हो या जितना आपने उनको तंग किया हो, हैरान परेशान किया हो, तो जीवन में इतना ज़रूर कर लेना कि अपने माँ बाप का आपने कर्जा लेके रखा है। क्योंकि बेटियों का हक नहीं होता माँ बाप के घर, मैं आज आपको बता दूँ, नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए आज तक जितना खाया, जितना वो किया, सुनाया जाता है। तो भाई आप जब अपना कमाने लग जाओ तो उनको बाकायदा दे दो। क्यों? क्योंकि देखो, वो दे के भी हम माँ बाप का कर्जा तो उतार नहीं पाएंगे, तो कम से कम शायद ये सुनने से बच जाएंगे, है ना। तो क्योंकि क्या होता है, ऐसे टाइम में आपको संभालता आपका पति, और मान लो पति नहीं संभाल पाए और आप जाके बैठ गए, तो आपको वहाँ जाके सुनने को मिलता है। तो इसलिए बोल रही हूँ कि एक लड़की को अपना घर बना लेना चाहिए, वहाँ वो रहेगी सुकून से, कम वो बोल तो सकेगी ना मेरा घर है। क्योंकि आज हमारी स्थिति तो ये है कि हम बोल नहीं सकते कि यार हमारे ये बच्चे हैं, हमारा तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि हमारा सब उजड़ा चमन हो गया है। तो ये है कि ज़िंदगी में कुछ कर लेना चाहिए, ज़िंदगी में पढ़ लेना चाहिए। ज़िंदगी में शादी करने से पहले आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, या कहीं जॉब करके इतना पैसा जमा कर लो, लाखों रुपए जमा कर लो, ताकि अगर आपकी जीवन में कभी कोई दिक्कत आ रही हो ना, तो आप पैसा निकाल निकाल के अपना खा पाओ, किसी पे कभी बोझ नहीं बनो, है ना। तो जैसे मैं हूँ ना, मैं ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ पे भी माँ बाप के यहाँ भी बर्बादी की है, करी है। तो भाई आज सुनने को मिलता है, तो पर एक चीज़ ये भी सोच के रखिए कि चैनल से कमाएंगे, भरपूर पैसा कमाएंगे, और जब कमाएंगे तो फिर भैया देंगे। और दूसरी चीज़, आगे अगर ज़िंदगी लिखी है अकेले रहना, तो अकेले रहेंगे। बच्चे समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो ठीक है, बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे, वो नहीं माने बोले भली माँ है। पति, शादी हो गई एक बार, उसके साथ रहूँगी मैं। अगर हंसी खुशी जीवन माता रानी ने सोचा होगा तो ज़रूर रहेंगे, पर दुख बर्दाश्त कर कर के नहीं रहेंगे तो सुकून की ज़िंदगी चाहिए। दुख नहीं चाहिए अब जीवन में यार, बिल्कुल भी दुख नहीं चाहिए तो सुकून चाहिए, नहीं तो ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में पूरी तरह अशांति फैल गई है, कहीं से कहीं तक शांति नहीं है। जिसके लिए भी भलाई करो, जिसके लिए भी अच्छा करो, वो रख के आपको जूते देता है। तो आज से तो मैंने स्पेशली आज से कसम खा ली है कि जीवन में खुद का भला पहले करूँगी, बाद में दूसरे का सोचूंगी, है ना। और जो बहुत कोई मुसीबत में होगा ना, उसका भला ज़रूर करूँगी। बाकी और किसी भी रिश्ते में या किसी का भला करके आपको कोई फूलों की माला नहीं डालेगा, आपको जूतों की ही माला मिलेगी। तो बेटर ये है कि मत करो भला, किसी का भी मत करो। क्योंकि बोलते ना, नेकी कर दरिया में डाल, ये बात सही है। और जितना भी अच्छा करोगे ना, आपको उतना ही सुनने को मिलेगा, उतना ही आप ही बुरे बनोगे कि तूने ऐसा करा, तूने वैसा करा। आपका मोटिवेट ये नहीं होगा कि वो इंसान दुखी हो या आपका कोई अपना दुखी हो, नहीं, पर आप उनकी नज़रों में वैसे बन गए हो ना अभी। क्योंकि मेरा समय बहुत बुरा चल रहा है, मैं जानती हूँ, इतना बुरा चल रहा है कि शायद खुद का भी साया मेरा साथ छोड़ चुका है। क्योंकि देखो, सबसे पहली ट्रेजेडी तो मेरे साथ क्या हुई
और मेरा समय अभी से नहीं, मेरे ज़िंदगी में 3.5 साल पहले ग्रहण लग चुका है, 3.5 साल से ग्रहण लग चुका है। जो मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी थी, मेरा एक छोटा सा परिवार था जिसमें मैं बहुत खुश थी। ठीक है, मैं आई यहाँ पे सिर्फ एक दिन के लिए थी, माता रानी का स्थान है, वहाँ आई थी। मेरे पति का कोई काम नहीं हो रहा था, मुझे नहीं पता था, आप यकीन नहीं करो, मैं बैग में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लेके आई थी कि मुझे रिटर्न होना था 2 दिन के अंदर अंदर। पता चलता है बस में बैठी हूँ माता रानी के, वहाँ पे मैंने अर्जी भी लगा दी। आप जानते होंगे जगह जगह आजकल बैठक लगती है। ठीक है, मैं भी जाती थी शारदा माता के स्थान पे, अब मैंने जाना बंद कर दिया है। वहीं से उन माता ने मेरी गोद भरी थी, तो मेरा बेटा सिद्धार्थ हुआ था। वो वहीं की देन है शारदा मैया का, वो देती हैं, कोई उड़द के दाने रहते हैं, उसको वचन बोला जाता है। वो आप दूध से ले लो तो बाकायदा जिनको संतान नहीं हो रही हो उनको हो जाती है औलाद, मतलब बेटा होता है, तो मेरे को भी हुआ। ठीक है, तो हुआ ये कि मैं वहाँ पे भी होके आ गई, फिर घर आई। हाँ, वहीं मैया क्या बैठी थी, मेरी मम्मी को आया बहुत तेज़ बुखार। तो फ़ोन में बार बार बोले जा रही थी कि मेरे को बहुत कपकपी हो रही है, मेरे को बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, अब घर आ जाओ, घर आ जाओ। तो हमने बोला यार मैं इतनी दूर से आई हूँ, बैठक में माता रानी से पूछूंगी नहीं तो कैसे आऊँ। तो फिर क्या हुआ, घर आए तो उसी रात इनको बहुत तेज़ बुखार आ गया मम्मी को। तो मम्मी ने क्या करा, मैंने इनको गोली ला दी पास वाले मेडिकल से। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो उन्होंने गोली खाई तो इनको होने लगी जलन पूरे शरीर में, और सबसे ज़्यादा पैर में, जहाँ पे इनको सेलेलाइट हुआ था। तो फिर इन्होंने क्या करा, एक बर्फ़ ऊपर, एक कोई रहती है पागल, उसने इनको गलत एडवाइस दी, बर्फ़ से सेक कर लो। बर्फ़ से सेक कर लिया तो भैया वो पैर में बन गए फपूंद, बड़े बड़े छाले ऐसे बन गए कि वो रात तक फूलते गए फूलते गए फूलते गए, उसमें भर गया पस, इनसे चला भी नहीं जाए। सीधे वाले पैर में हुआ था, आज से 2-3 साल पहले की आपको बात बता रही हूँ। तो फिर क्या, हम डॉक्टर के पास लेके गए तो उसने बोला ये बहुत गंदी बीमारी है, एलिफेंट पैर उसको बोला जाता है, जिसमें पैर फूलता जाता है, पस भरती जाती है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं आपका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं कर पाऊँगा, आप इनको हॉस्पिटल में ले जाओ। उस टाइम भी हमारे पास पैसे नहीं थे इलाज के लिए। जो थे यहाँ पे पास में एक डॉक्टर रहते हैं, उन्होंने इनका इलाज किया, गोली दवाई दिला दी। फिर उन्होंने मतलब एक जांच लिखी थी वो करवाई। बड़े दर्द में थी मेरी मम्मी, मेरा भाई और मैं ले गए। फिर वो जांच कराने के बाद डॉक्टर ने साफ साफ जवाब दे दिया, बोला कि भैया आप हॉस्पिटल ले जाओ। आप यकीन नहीं मानोगे, रात को 2 बजे 12 बजे थे कि 2, इनको हॉस्पिटल लेके मम्मी को मैं और मेरा भाई भागे, क्योंकि मेरी मम्मी रो भी रही थी, इनको बहुत दर्द हो रहा था। तो फिर वहाँ पे मतलब आयुष्मान कार्ड तो था, पर आप यकीन नहीं मानोगे हॉस्पिटल वाले इतने महान, बोला हम रात को यहाँ पे आयुष्मान कार्ड चलता नहीं। ऐसे कर करके मेरे जितने भी पैसे थे 4-5 हज़ार और मम्मी के पूरे इन पे खर्च हो गए। और उसके बाद हमने बात कहाँ पकड़ी, आयुष्मान कार्ड पे कोई गांव वाले आए थे तो उनको ले रहे थे। तो हमने बोला यार ये क्या तरीका है, इनको ले रहे हो हमको नहीं। बोलते ठीक है हम एक बार चला के देखते। फिर लकीली वो कार्ड चल गया, तो इनको ले गए, एडमिट करा। तो वहाँ पे भी डॉक्टर ने क्या किया, इनकी मरहम पट्टी कर दी, क्योंकि इनको हो रहे थे जख्म, उस जगह को पैक कर दिया पैर को। तो क्या वो बीमारी लंबे में चली गई, जबकि जख्मों को कभी पैक नहीं करा जाता है, मलहम लगा देता डॉक्टर, सुखाने की गोली देता और कुछ कर देता। ऐसे कर करके मेरी मम्मी कम से कम कितने दिन, 1 महीना तो रही होगी हॉस्पिटल में, मैं वहीं पे थी। ठीक है, तो मेरे को निकलना था 2 दिन में, फिर 1 महीना लग गया इनकी हॉस्पिटल में। अब भैया मेरी इधर भाभी वगैरह तो नहीं, मेरे भाई और पापा अकेले, इनके फिर घर का कौन देखे। तो मैंने क्या करा, मैं रह गई। ऐसे 1 महीना निकला। तो आप सोचो मम्मी के पैर में इतनी गंदी बीमारी हुई, तो 1 महीने में तो सही नहीं होती यार, कम से कम 5-6 महीने लग गए इनको सही होने में। तो 5-6 महीने लग गए, फिर वो जब तक चलने जैसी हों, ऐसे कर करके इनको 1 साल हो गया। ठीक है, मेरा ऐसा टाइम निकल गया। फिर उसके बाद हुआ ये, उसके बाद फिर पापा की रहने लग गई तबीयत खराब। पापा एक बार हॉस्पिटल में, उनको झटके आने लग गए, एक बार हॉस्पिटल में रह के आ गए। फिर पापा में लग गया मुझे बहुत टाइम, वो सही हुए, है ना। पापा को मिर्गी के झटके आने लग गए, पापा के हॉस्पिटल के भी पीछे बहुत टाइम लग गया था, 5-6 महीने। फिर घर आए, जब तक वो फिर सही हुए। फिर उसके बाद ये हुआ, फिर मैंने बोला चलो यार अब थोड़ा यहाँ पे हालात ठीक हो गए, मैं अब अपनी फाइनली टिकट करा लेती हूँ। मम्मी के टाइम भी ठीक हो गई थी, तो मैंने बोला चलो मैं टिकट करा लेती हूँ, मैं निकल जाऊँगी। अब यकीन नहीं मानोगे,
मैंने एक दिन पहले करवाई थी, मेरे को फिर कैंसिल करवानी पड़ी थी पापा के चक्कर में। फिर पापा थोड़े से सही हुए, फिर मैंने बोला चलो यार अब टिकट करवा लेती हूँ, अब मैं निकल जाऊँगी। पता चला मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई, है ना। फिर मेरी होने लग गई, मुझे ठीक होने में भी ठीक करते 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 मुझे भी 5-6 महीने लग गए। इसमें 2.5-3 साल मेरे ऐसे बीत गए कि मुझे पता नहीं चला। उसके बीच में मैंने एमबीए का काम ज्वाइन किया, तो थोड़ा उसकी वजह से भी रुक गई कि मैंने बोला चलो यार, कल को मेरे पति पे इतने कर्जे चढ़े हुए हैं और वो इतना परेशान हो रहे हैं, कल को मैं इसमें कुछ कर गई तो शायद मेरे बच्चों का फ्यूचर हो जाएगा। थोड़ी इसके पीछे भी मेहनत करी, इसमें भी मेरा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरा बहुत मन डिस्टर्ब, यार बच्चों के पास जाना है, मैं कैसे जाऊँ, मैं क्या करूँ। मेरे अंदर डर भी बहुत, मैं जाऊँगी तो मेरी ननद मुझसे लड़ेगी, मेरा पति मुझ उस डर के कारण भी नहीं जाऊँ। फिर मुझे सूझा कि नहीं यार, नहीं जाऊँगी तो मेरे बच्चे तो मुझसे और दूर हो जाएंगे, मैं अपने बच्चों को किस चीज़ की सज़ा दे रही हूँ। बहुत बुरा भी लगता था कि मैं यहाँ पे हूँ, वो वहाँ पे। बहुत रोने लग गई। बीच में मेरी स्थिति हो गई थी कि बहुत रोती थी मैं बच्चों को याद कर करके, क्योंकि यार कैसे नहीं माँ को बच्चों की याद आएगी। फिर क्या हुआ, मेरे पति ने मेरे को 1 साल लेट करा दिया बोलते बोलते। वो उस टाइम थे बॉम्बे में, उनका 2.5 करोड़ एक दोस्त ने उनके कहीं फंसाए, उस लॉस में भी चल रहे हैं वो। तो उसके उनसे झगड़े चल रहे थे, तो हर आए दिन बॉम्बे आना जाना करने लग गए, वो वहाँ रहने लग गए बाहर। और कभी वो इंदौर में भी रहते तो मेरे को बताते ही नहीं सच कि मैं यहाँ हूँ। ऐसे कर करके वो मेरे को 1 साल उन्होंने वहाँ डिले कर दिया। मेरे पति की भी इसमें गलती की, 1 साल तक मुझसे झूठ बोलते गए। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई, तब उन्होंने मुझे आने दिया। क्या बोल रहे थे वो कि मैं तेको 2-4 साल और वहीं रखता, क्योंकि भैया तू आएगी तो तू यहाँ पे झगड़े करती। उनको ये दिमाग नहीं सूझ रहा कि मैं मेरे बच्चों से इतना टाइम दूर है, मुश्किल से आने का उसने मन बनाया है, तो उसको बुला लिया जाए। ठीक है, उनकी भी गलती। और कभी आप यकीन नहीं मानोगे, कभी उनको ये नहीं हुआ कि यार मेरी वाइफ उधर है तो मैं मेरे बच्चों को लेके एक आध बार मिला के आ जाऊँ या मैं खुद मिलने चला जाऊँ। उनको कभी ये फील नहीं हुआ, है ना। नहीं आए मुझसे मिलने, नहीं आए ना, कभी बच्चों को लेके आए, ना कभी ऐसा फील हुआ कि यार इसके माँ बाप की तबीयत ठीक नहीं है, इसके माँ बाप मेरे माँ बाप जैसे हैं, इसका भाई मेरे भाई जैसा। आज भी वो जैसा, ऐसा नहीं, बस थोड़ा बहुत अटैचमेंट है, पर उनको मेरे मम्मी पापा से ज़्यादा अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं है, जो कि सच्चाई में आज आपको बता रही हूँ, नहीं के बराबर है। क्योंकि मेरे मम्मी पापा और मेरे पति के बीच में शुरू से रिश्ते बिगड़े हुए हैं, अच्छे रिश्ते नहीं हैं इन दोनों के बीच। गलत फहमियाँ। और मेरी मम्मी जिस तरीके की है गंदी बोलने की, तो पति अपने ही जमाई को इतना गंदा बोलना, गालियाँ देना, तो वो उनकी बातें मन में बैठ गई है। तो किसी के मन में से निकालना बहुत वो है। ऐसा नहीं यार, देखो खुद की माँ उनको अगर देती या खुद की माँ ऐसा करती तो वो एक चीज़ को पकड़ लेते, नहीं ना। पर उन्होंने कभी कहीं ना कहीं मम्मी की बातें पकड़ ली, और मुझे समझ में नहीं आता उनका नेचर। अच्छे भी बहुत हैं। कभी कभी अभी जैसे अभी बीच में उनके पैरों में बहुत दर्द हो गया है मेरे पति के, मैं उनके पैरों की मालिश कर रही थी, तो आप यकीन नहीं करोगे, उनको थोड़ी है ड्रिंक की आदत। तो मेरे को बोलने लग गए कि मैं उनके पैर दबा रही थी, पैर की मालिश कर रही थी, तो बोल रही थी यार पूजा बोलते हैं प्यार से, कभी राजा बोलते कभी बेटा बोलते, जैसा उनका मन पड़ता है। तो बोलने लग गए कि यार तेरे मम्मी पापा को भी ऐसा ही दर्द होता होगा ना, मेरे को भी बहुत हो रहा है तेरे मम्मी। तो मैंने बोला मम्मी पापा को तो इससे भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो मेरे को बोलने लग गए कि यार मेरे से ज़्यादा तो तेरे मम्मी पापा को तेरी ज़रूरत है, तो तू बाहर जा, भाई की शादी करा के और उनका सब कुछ ठीक हो तो फिर आ जा। तो बोला तू इतनी जल्दी क्यों आ गई। तो मैंने बोला यार मैं अगर इतनी जल्दी आ गई तो आप सोच रहे हो बच्चे पहले ही दूर हो गए और दूर हो जाते, तो इसलिए आ गई मैं। तो यार मुझे उस टाइम के लिए ये लगा कि चलो इनको थोड़ी सी तो दया आई कहीं ना कहीं से। तो देखो ऐसा नहीं है, वो दिल में सोचते होंगे यार, मेरे मम्मी पापा के लिए बोल के नहीं बताते, सोचते वो सबके लिए हैं। मेरे को मेरे पति की यही एक नेचर बहुत अच्छा लगता है कि वो सबके लिए सोचते हैं, भले वो परवाह नहीं दिखाएं, पर परवाह सबकी बहुत ज़्यादा करते हैं।
तो फिर ऐसे कर कर के यार रही तो ये मेरे पति की बात, मैं उधर पहुंची हूँ। तो अभी कंडीशन ये है कि जो मैंने आपको बताया कि मेरे बच्चे मेरे साथ ये बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिहेव, गंदा बिहेव। कि आपने मतलब जो आपकी सास को कभी मतलब कोई गलती करी होगी तो मेरा बेटा मेरे को वो रिपीट कर कर के बताता है। अपन जो काम कर रहे हैं उस पर जज करना कि ये ऐसा काम नहीं कर रही है, वैसा काम नहीं कर रही है। तो यार एक तरीके से मेरे को मेरी ज़िंदगी ऐसी लगने लग गई है कि यार ये बच्चे हैं कि हमारे बाप बन गए हैं। उनका कितना बर्दाश्त करूं यार, आप खुद ही बताओ। आप किसी इंसान का कितना बर्दाश्त कर सकते हो? एक हद तक किसी इंसान की बकवास बर्दाश्त कर सकते हो ना। और पता है उससे मैंने, चलो मेरी गलती थी, मेरे बच्चे से मैंने सॉरी भी बोल लिया, माफ़ी भी मांग ली, रियलाइज़ भी कर लिया हाँ भाई मेरी गलती थी, बेटा तू छोड़ दे, तेरे दिमाग में जो बातें भर गई तू छोड़ दे। बट वो यार वो समझने को तैयार नहीं, बिल्कुल समझने को तैयार नहीं। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं अपनी माँ का इतना दिल दुखा रहा हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है। माँ का दिल दुखा के कोई इंसान सुखी नहीं रह सकता। और यार वो तो मेरा बच्चा है, मैं तो फिर भी उसको ये बोलूँगी कि दुनिया जमाने की पूरी खुशियाँ मेरे दोनों बच्चों को मिल जाए। उनको वो हर खुशी डिज़र्व करते हैं जो खुशियाँ मुझे नहीं मिली ना, मेरे माँ बाप से, उनके पिता से या मुझसे, हर वो खुशी मिले। आज आप यकीन नहीं मानोगे, मैं चैनल के पीछे भी मेहनत कर रही हूँ, चैनल के पीछे भी काम कर रही हूँ। तो मैं मेरे बच्चों के लिए ही दिमाग में लेके आती हूँ कि यार मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ करना है। बड़े आज मैं मेरे बच्चे को देखती हूँ, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, मेरी गुड़िया पढ़ती है, इतने अच्छे हैं, इतने एक्टिव हैं, इतना उनका तेज़ दिमाग है। ऐसा नहीं कि यार मैं आपको उनकी बुराई में अच्छाई भी बता रही हूँ। मतलब मेरा बेटा है जो उसका कैचिंग पावर इतना अच्छा है, एक बार में किसी भी एक चीज़ को पकड़ लेगा। और आप उसको इतना सा 13 साल का है, आप अगर जैसे कभी बीमार भी पड़े हो ना, इतना ज़रूर मेरा बच्चा होशियार हो गया है कि आपको वो कुछ भी बना के खिला सकता है, आपको गर्म चाय भी पिला सकता है, मतलब वो काम भी कर सकता है। इतने एक्टिव तो कभी हम भी नहीं थे हमारे टाइम पे जितना आज हमारा बेटा है। और मेरी गुड़िया की तो क्या तारीफ़ करूँ, बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। अभी भी जैसे अपने अगर पापा को तकलीफ़ में देखेगी या बुआ को या किसी को तकलीफ़ में देखेगी ना, तो वो पता है रोने लग जाती है कि इतनी तकलीफ़ आई क्यों। मतलब कोई उसको फैमिली में उसको सब चाहिए ना, खुश चाहिए, किसी को दुखी नहीं दे सकती। बहुत प्यारी है मेरी गुड़िया। और पता नहीं क्यों मेरी ही बात को नहीं समझती कि यार ये मेरी मम्मा है, क्योंकि गलती कहीं ना कहीं मेरी है यार। 5 साल की थी, मैं उसको 5 साल इतनी सी छोटी को छोड़ के आ गई। वो 8 साल की हो गई, 3 साल वो मुझसे दूर रही। तो अब उसको भी, मेरे को तो टाइम नहीं लगेगा पर मेरी बच्ची को टाइम लगेगा। और सिद्धार्थ इतना बड़ा तो था, बचपन में उसने मेरे साथ ही गुजारा है, मैं उसके आसपास ही थी, तो वो उसको है कहीं ना कहीं अटैचमेंट। गुड़िया का ऐसा लगता है कि अटैचमेंट कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, तो वो वापस लेके आना है। माँ का अटैचमेंट कभी नहीं बच्चों से ख़त्म होता और बच्चों का भी नहीं ख़त्म होता। तो ये कुछ होंगे यार, हमने कुछ ऐसा बुरा किया होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाँ मैंने गलतियाँ करी है, तो मेरे को उस चीज़ का फल मिल रहा है आज भी, कोई बात नहीं, फल मिल रहा है। अब हंसी से बर्दाश्त करो या खुशी से बर्दाश्त करो, करना तो है। बाकी ये है कि यार जितना टाइम है खुशी खुशी रहेंगे, खुशी खुशी रहेंगे। हर एक लड़की की, हर एक औरत की या हर एक लड़के की यही इच्छा होती है कि मेरा घर परिवार हो, छोटा सा हो, भरपूर प्यार हो, भले भरपूर पैसा ना हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि यार भरपूर पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि आज आपके हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो आप हर एक चीज़ के लिए तो तरसते हो। मैं भी तो हर एक चीज़ के लिए तरसती हूँ, है ना। कभी कुछ इच्छा होती है तो हाथ में जब पैसे नहीं होते तो बहुत बुरा लगता है कि यार काश ये चीज़ ले लेते। हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए मन को बहुत तरसाया है मैंने, बहुत ज़्यादा। आज भी आपको कुछ खाने की इच्छा होती है, आप नहीं खा पाते अच्छे से, कभी कभार खा लेते हो कि हाँ जो इच्छा हो। कपड़े देखो तो कपड़े आप वीडियोस में भी मेरे देख लेना, वही कपड़े दिखेंगे, क्योंकि मैं ले ही नहीं पाती हूँ, मेरा बजट ही नहीं बैठता, तो मैं कहाँ से लूँ।
पति हैं तो वो बेचारे अपने आप में अपनी परेशानियों में इतना परेशान लगे पड़े कि मैं क्या बताऊँ यार आपको। उनको पहले बीपी की थोड़ी बहुत शिकायत थी, अब उनको बीपी की बहुत शिकायत हो गई। शुगर, जो बीमारी मैंने कभी नहीं सोची थी कि मेरे पति को भी शुगर हो गई। वो टेंशन में कभी कभी इतनी ड्रिंक करते हैं, मेरे को बहुत डर लगता है। ओवर स्मोकिंग करते हैं, मेरे को बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि यार भली मैं जैसे भी हैं, मेरे पति हैं, वो नहीं, वो होंगे तभी हम मेरे बच्चे मतलब खुश रह पाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चों की उनमें जान है। क्योंकि उसके पापा वर्ल्ड ऑफ बेस्ट डैड है, हीरो हैं उनके पापा उनके लिए। क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है, खुद नहीं खाएंगे पर अपनी औलाद को अपने मुंह का निवाला दे देंगे। खुद 1 साल में व्यक्ति कपड़े निकाल लेगा, बच्चों को नई ड्रेस जरूर दिलाएगा। अभी भी यकीन नहीं करोगे, बच्चों की फीस पता नहीं कहाँ से भरी होगी। 1 लाख का खर्चा था, बेचारे ने पता नहीं कहाँ से किया होगा। उसके बाद फिर अभी मायरा का बर्थडे आने वाला था 20 जुलाई को, तब भी इतना ज़्यादा उनका हार्ट टाइट था, इतना ज़्यादा, तो बाकायदा छोटी सी पार्टी होटल में दी कि नहीं यार मेरी गुड़िया का बर्थडे है, मैं बहुत प्यार से मनाऊंगा। उन्होंने सेलिब्रेट किया। और जब भी होता है बच्चों को पॉकेट मनी भी देंगे कि लो बेटा रख लो, तुम सेविंग कर लो। और कुछ सपने हैं यार, तो मैं चाहती हूँ कि जो वो नहीं बन पाए जीवन में, पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी नहीं बन पाई, या पढ़ लिख के मैं बहुत बड़ी नहीं बन पाई, तो मैं सोचती हूँ कि यार हमारे बच्चे बन जाए, है ना। हम उनके सब, हम मतलब जो हम नहीं देख पाए ना सपने, हम जीवन में नहीं कर पाए, हमारे बच्चे कर जाएं। जैसा कि हर माँ बाप सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया पर मेरा बच्चा कर जाए। तो हमारे पति पत्नी के भी यही सपने हैं यार, कि एक प्यारा सा घर होना चाहिए। क्योंकि आज हम 10 साल से रेंट के घर में ही भटक रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे, अभी मेरे पति के पास ठीक से कोई काम नहीं, थोड़ा बहुत पता नहीं वो कहाँ से, माता रानी की इतनी दया है कि जुगाड़ हो जाता है कि हम लोग अच्छे से खा पी लेते हैं, अच्छे से रह रहे हैं किराए के घर में। पर यार किराया हर महीने का 16,000, आप सोचो यार, बहुत मुसीबत होती है यार। 16,000 यही हमारे मकान की किस्त होती, हम भरते जाते हैं। क्या है, पति ने पता नहीं सिविल ख़राब कर दी क्या, तो लोन भी नहीं हो रहा है। और लोन बिजनेसमैन को दिया जाता है, बिजनेस देखा जाएगा, उनके पास बिजनेस भी तो नहीं है ना, तो लोन ले तो ले कहाँ से, ये मुसीबत है। घर के किराए के घर चेंज कर कर के दुखी हो गए हैं। ऐसा लगता है कि भगवान किराए के घरों से तो छुटकारा दिला दे, तो खुद का घर ले लें। ज़्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा मोटा ही बंगला दे दे। भगवान से बहुत प्रार्थना करती हूँ मैं कि ये भगवान हमारी प्रॉब्लम्स तू हटा। और मालिक भी पता नहीं कौन सी परीक्षाएं ले रहा है, हमारी बहुत ज़्यादा ले रहा है, मेरी तो बहुत ज़्यादा ले रहा है। मेरे पति भी बहुत हैरान परेशान, जो काम कर रहे हैं हर काम में लॉस हो जा रहा है, फ़ायदा हो ही नहीं रहा है। यानी हर जगह से आप देखोगे ना, हर जगह से बहुत स्ट्रगल भरा टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा। समझ में नहीं आता कौन सा रास्ता, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि अंधेरा अंधेरा हो गया, अंधेरे में एक उजाले की मतलब एक खुशियों की किरण नज़र आ जाए, थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। पर वो पता नहीं मालिक कब देगा सुकून। खैर अभी भी जैसे हैं, जिस हाल में भी हैं, मालिक के शुक्राने करना चाहिए। क्योंकि देखो, अपन अगर दुख में भी रहेंगे ना, उसके शुक्राने करेंगे ना, तो क्या पता कि वो हमारे लिए कोई रिश्ता खोल दे, है ना। कई लोग रहते हैं उनको रोने की गाने की बहुत आदत रहती है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ मैं मानती हूँ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ जाती है ना, बहुत ज़्यादा, कई बार हर बर्दाश्त नहीं होता ना, तो इंसान क्या होता है, बक करने लग जाता है, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो भगवान से भी उसका भरोसा उड़ जाता है, उसको लगता है कि पता नहीं इस दुनिया में भगवान है भी कि नहीं। क्योंकि भगवान होता तो कभी किसी के साथ बुरा ना होता। कई बार ऐसी भावनाएं सबके मन में आती होगी, जैसे हमारे मन में आती है, वैसे आपके भी मन में आती होगी। क्योंकि ऐसा होता है यार, आप जब बहुत ज़्यादा दुखी रहोगे ना, तो आप बार बार भगवान को ही पुकारोगे। क्योंकि भगवान के अलावा दुख में आपको कोई नज़र नहीं आएगा। आप कभी भी महसूस कर लेना, दुख में आपका सब साथ छोड़ के भाग जाएंगे, तो एक भगवान नहीं भगेगा।
और दुख सहने की शक्ति भी वही देगा, रास्ते भी आपके वही खोलेगा। जिन जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी, दुख से बचाने भी वही आएगा। बस हमको हमारी वैसी नज़र होनी चाहिए कि भगवान है कहाँ। क्योंकि वो ऐसा नहीं, वो भगवान छोड़ के भग गए, नहीं, भगवान तो आपके साथ आज भी दुख में है। आप उनको दुख में नहीं देख पा रहे हो कि भगवान आपके साथ है। आप नहीं फील कर पा रहे हो कि भगवान है कहाँ। भगवान है, आपकी हर एक चीज़ सुन रहा है, आपकी हर एक चीज़ देख रहा है। जब सोचो एक छोटी सी चींटी तक का उसको ध्यान रहता है ना, तो हम भी तो उसके बनाए हुए बंदे हैं ना। क्या हमारा ध्यान नहीं है उसको? बिल्कुल है। पर हम दुख में इतना हार गए, दुख हमने हमारी तकलीफ़ों में इतना ज़्यादा हो गए कि हमें नज़र नहीं आ रहा कि भगवान है। पर भगवान है, इस दुनिया में भगवान है। भगवान है तभी दुनिया चल रही है। और दुनिया में बुरे लोग नहीं, अच्छे लोग भी हैं। ऐसा नहीं 10 लोगों के बीच में कोई एक अच्छा भी मिलेगा, 9 के 9 बुरे नहीं मिलेंगे। 9 अगर बुरे मिले तो एक 10वां इंसान अच्छा मिलेगा। आपको वैसी नज़र होनी चाहिए। आपकी किस्मत अच्छी होगी तो ज़रूर मिलेगा। ये आपकी किस्मत से बढ़कर आपको कुछ नहीं मिल सकता, ना आपकी किस्मत से आपको कोई हरा सकता है। अगर आपके जीवन में खुशियाँ लिखी है तो ज़रूर मिलेगी, और नहीं लिखी है तो चाहे आप लाख हाथ पैर मार लो, आपको नहीं मिलेगी। तो यार ये थी मेरी छोटी सी कहानी। आई होप सो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा। और मैंने 1 घंटे में पता नहीं क्या 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 जो थी मेरी ज़िंदगी की स्टोरी वो बता दी। और अगर आपको अच्छी लगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगी। और अभी तो बस लाइफ ऐसी चल रही है, बच्चों की टेंशन है बहुत ज़्यादा दिमाग में, यूट्यूब चैनल की टेंशन है। मेरा चैनल भी डीमोनेटाइज हो गया, वापस से माता रानी करे मोनेटाइज हो जाए इजीली। आप यकीन नहीं करोगे, वेरीफाई के लिए दिया तो वेरीफाई फिर से बोल रहा है वो करो। और इतनी मुसीबत हो रही है, इस फ़ोन में कुछ भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पे एक लड़का रहता है आयुष, उसको लेके जाना पड़ेगा। सामने कैफ़े है, मतलब उसकी दुकान है यार ऑनलाइन की। अब यूट्यूब की आईडी लैपटॉप में खुलें, पासवर्ड डालें, जग के वेरीफाई हो। क्योंकि ऐसे किसी को आप अपना पासवर्ड भी नहीं बता सकते, ना कुछ बता सकते हो, क्योंकि आपका चैनल ऐसा नहीं हैक कर लिया जाए। क्योंकि करते हैं कई लोग, क्या करते हैं चैनल उठा के हैक कर लेते हैं। तो कभी भी न्यू क्रिएटर्स को बोलना चाहूँगी, कभी भी अपने पासवर्ड और वो लोगों को मत देना किसी को भी, नहीं तो लोग आपका चैनल हैक कर लेंगे। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है यार, चैनल हैक कर लिया गया, उनको बाद में होश आता है कि यार हमारा तो ये चैनल को हुआ तो हुआ क्या। क्योंकि कई लोग बेचारे रहते हैं भोले, डब्बू छाप, जैसे मैं हूँ डब्बू छाप, मुझे कुछ नहीं आ रहा। आप यकीन नहीं मानोगे, डेस्कटॉप बोर्ड तक नहीं खुल रहा है मेरे फ़ोन में, पता नहीं क्या गड़बड़ चल रही है, डेस्कटॉप बोर्ड भी नहीं खुल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, इतना परेशान है। और आज भी कम से कम मैंने 3-4 ट्राई करके देखा, पर वो नहीं खुल रहा है, बड़ी मुश्किल से खुला। तो मैं एडसेंस में जाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है यार इसमें एडसेंस है कहाँ। क्योंकि जब तक एडसेंस में नहीं जाएंगे पता नहीं लग पाएगा कि वेरीफाई हो क्यों नहीं रहा है। क्योंकि इसमें पैन कार्ड बहुत सावधानी से भेजना पड़ता है, बिल्कुल फ्लैश लाइट नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा सीधा सा फ़ोटो आना चाहिए पैन कार्ड का। बाहर दोनों साइड से वो मांगता है, और आप कौन सी सिटी में रहते हो वो मांगता है। बस ये 2-3 चीज़ें मांगता है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद 24 घंटे में वो मेल कर देता है कि आपका चैनल मतलब वो हो गया, वेरीफाई हो गया। पर भैया आप यकीन नहीं करोगे, आज मेरे को 8-10 दिन हो गए वेरीफाई करके, अभी मैसेज भेज रहा है, क्या बोल रहे हैं कि वेरीफाई करो, फिर से वेरीफाई करो, जबकि मैंने कर दिया था, भेज दिया था, फिर से करूँ। तो मैं वही बोल रही हूँ ना यार, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ख़तरनाक तरीके से स्ट्रगल चल रहा है यार। क्या करूँ, ऐसे में भगवान को कोसूं, खुद की किस्मत को कोसूं, किसको कोसूं। इसलिए मुझे किसी को कुछ नहीं कोसना। मुझे अब एक चीज़ समझ में आ गई है कि जब आपका बुरा वक्त चलता है ना, तो आपका कोई नहीं होता आपके अलावा। इसलिए शांत होकर चुप होके बैठ जाओ। क्योंकि देखो, अगर हम गुस्सा करेंगे, हम बकबक करेंगे, तो हमारी बॉडी की एनर्जी वेस्ट होगी,
ज़्यादा टेंशन, जैसे मैं टेंशन तो लेती हूँ यार, मेरे बच्चों का मुझे टेंशन है, पर मैं और टेंशन लेने लग जाऊँ और हाइपर हो जाऊँ या गुस्से में और चीखूँ चिल्लाऊँ, तो उसमें क्या होगा, नुकसान होगा मेरा, मेरी आँखों का भी नुकसान होगा। पहले ही हाई पावर का चश्मा लगा हुआ है, तो हद से ज़्यादा गुस्सा, हद से ज़्यादा चिड़चिड़ापन और हद से ज़्यादा वो करना, वो भी तो गलत है ना। इसलिए भाई अब क्या है, सोच के रखा है कि शांत रहो, रहने दो, क्योंकि इस दुनिया में आपको कोई शांत रहने नहीं देगा। क्योंकि आपके जो हेटर्स हैं, आप पे जो जलने वाले लोग हैं, उठ उठ के कहीं ना कहीं से आएंगे, आपको छेड़ेंगे, आपको हताश करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपके काम के ऊपर उंगलियां उठाएंगे, आप किस तरीके से रह रहे हो उसके ऊपर उंगलियां उठाएंगे, आप क्या खा रहे हो उसके ऊपर उंगलियां उठाएंगे, क्या पी रहे हो उसके ऊपर उंगलियां उठाएंगे, कैसे तैयार हुए हो, आपको जिस चीज़ में खुशी हो रही है वो उस चीज़ को सोचेंगे कि इस खुशी को दुख में कैसे बदल दूँ। तो बोलूँगी ऐसे लोगों को मारो गोली, गोली तो नहीं मारो, सॉरी, ऐसे लोगों को करने दो, जो करना है करो। तो आपने कहावत सुनी होगी, हाथी अपनी चाल चलता है, भौंकने वाले कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो भैया उनको जो करना है करने दो, आप अपना बेस्ट करो, सबसे बेस्ट करो, जो भी काम कर रहे हो उस पर पूरा ध्यान दो, क्योंकि हो सकता है कि उस काम में आपका फ्यूचर छुपा हो। जैसे मैं हूँ, यूट्यूब में पागलपन लगता है लोगों को मेरा, है ना, चाहे उसमें कोई कुछ अपने हो या पराए हो, पागलपन लगता है। उनको लगता है इस चीज़ से कुछ नहीं मिलना जुलना, तो भैया कैसे नहीं मिलना है। आप एक बात बताओ, दुनिया में कितने यूट्यूबर्स हैं, फिर बोला जाता है उनके चैनल अलग हैं। तो भैया हमारा भी तो चैनल है ना, चैनल पे क्या पता कि कल को माता रानी की दया से एक छोटी सी टीम बन जाए मेरी, जिस पे अच्छे प्रैंक वाले वीडियो बनाऊँ तो आपको बहुत मज़ा आए, जगह जगह घूमने जाएं तो वहाँ की लोकेशंस दिखाऊं, अलग अलग वीडियोस बनाऊं, तो वो भी तो होगा ना। और यार अभी जैसे भी वीडियो बन रहे हैं आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लो यार, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने ऑल वीडियो है ना, और एक चीज़ और बोलूँगी आपसे कि मेरे जितने भी ऑल वीडियो हैं, फ्रैंक वाले हैं, दूसरे रेसिपीज़ वाले हैं, सब वीडियो हैं, तो प्लीज़ आप देखा करो यार, क्योंकि आप देखोगे तो मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होगा। अभी तो 4000 में से मान के चलो 2185 घंटे कंप्लीट हुए, अभी भी मेरे को कितने 1800 घंटे कंप्लीट करने हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार कि वीडियोस पूरे देखा करो, वीडियोस सुना करो, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि यार देखो हर कोई इंसान चाहता है कि मैं जीवन में कुछ अच्छा करूं, कुछ बड़ा करूं, तो यार इतना हक मुझे भी है कि थोड़ा सा बड़ा करें, थोड़ा सा अच्छा करें। क्योंकि यार देखो बहुत जिल्लतें सह लिया, बहुत सबका बर्दाश्त कर लिया, अब अंदर ताकत नहीं बची है। तो इसलिए अब आपके हाथ में मैं छोड़ रही हूँ कि मेरे लाइफ को आप लोग कैसा करोगे, अच्छा करोगे कि बुरा करोगे, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखोगे तभी तो सपोर्ट मिलेगी ना यार, वीडियोस नहीं देखोगे तो सपोर्ट नहीं मिलेगी। और अभी भी देखो, पहले ये शोर शराबे चिल्ला चुट कर रहे थे और अब मम्मी खर्राटे ले रही, तो मेरी किस्मत तो मैं क्या बोलूँ यार, मैं यही बोल रही हूँ आपको, मेरी किस्मत में इतना स्ट्रगल भरा टाइम चल रहा है ना, मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं ये सब भी फेस करूँगी, जो जो मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि जब इंसान की उम्मीद टूटती है ना तो खुद टूट जाता है, इस चीज़ को वही समझ सकता है जैसे मैं अभी जिस कंडीशन में हूँ। क्योंकि मैं बहुत उम्मीद लगा के बैठी थी, आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ज़्यादा उम्मीद, मैं बच्चों के प्यार के लिए तरस गई थी और अभी भी तरस ही रही हूँ। तो बहुत उम्मीद लगा के बैठी थी कि मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मेरे बच्चे मेरे साथ हंसी हंसी खुशी रहेंगे, मुझे प्यार से गले लगाएंगे, मेरे हाथ से खाना लेंगे, और जैसे एक माँ की लाइफ लेती है, नहीं, उस चीज़ का तो उल्टा ही होना था। सॉरी, टाइम ज़्यादा हो गया तो अब आ रही है मुझे नींद, बस ये वीडियो करके मैं सोऊंगी। और 1 घंटे का वीडियो बन गया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा, ये आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी है मैंने, है ना। तो पूरा सुनना, पूरा देखना एंड अच्छे अच्छे कमेंट करना आप लोग मुझे कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। बताने के लिए तो बहुत कुछ था, और अभी मैं इतना ही मैंने आपको बताया। क्या करें, बचपन से स्ट्रगल भरा टाइम है, बचपन से
माँ बाप के एक एक इकलौते हैं, तो माँ बाप ने बहुत बड़े लाड़ प्यार से पाला, तो शायद इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। और दूसरी चीज़ की ऐसा नहीं यार, मैं पिटी भी बहुत हूँ मेरी मम्मी से, बहुत ज़्यादा पिटी हूँ। जितना मेरा भाई नहीं पिटा होगा मैं पिटी हूँ। मेरा आज भी अगर मेरे भाई और मेरा झगड़ा हो जाए तो भैया वो मुझे पीट देता है, मैं उसको नहीं पीट पाती। और वो कुछ पता नहीं कि अपने आप को वरी स्मार्ट समझ, ऐसे नहीं मेरी उससे बहुत लड़ाई होती है। उसके चक्कर में फिर होता क्या है कि मम्मी मुझसे लड़ लेती है। आज भी उसके चक्कर में मुझसे लड़ाई हुई है बहुत ज़्यादा। मैं गुस्से में खाना ही नहीं खाया, अभी बस पानी पीऊँगी और बस सो जाऊँगी। नहीं खाना ऐसा खाना यार, ना खाना नहीं लगे, जहर लगे। बिना मतलब कि आप मुझे सुना रहे हो, बिना मतलब कि गालियाँ दे रहे हो, काम करें तो दिक्कत, काम नहीं करें तो दिक्कत। तो यार मुझे नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया, आप लोगों को बता देंगी। क्योंकि मेरा आज दिमाग बहुत ख़राब, और सुबह से मैं इतना रोई हूँ बार बार ढूंढने के चक्कर में। मेरे सर में भी बहुत पेन हो गया, गोली भी नहीं लेके आई, नहीं तो भी गोली खा के आराम से सो जाती मैं। तो ज़िंदगी में हर किसी की तकलीफ़ें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ज़िंदगी में सब लोग कोई किसी चीज़ को लेके तो कोई किसी चीज़ को लेके परेशान है, पर पता नहीं क्यों लोग नहीं समझते। और ये अम्मा मुझे मिली थी, बहुत प्यारी अम्मा। एक दिन मैं इनको खाना दे के आई, जो मुझसे जो बन पड़ा था मैंने दिया था। तो यार अभी भी मुझसे जो होता है ना, मैं गरीब को दे देती हूँ, कुत्ते को दे देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अगर तकलीफ़ों में हूँ तो मैं उनको भूल गई हूँ, नहीं। मैं खिलाती पिलाती हूँ जितना मुझसे होता है। मेरे चैनल के पीछे भी काम करने का उद्देश्य ये है कि इस चैनल से जितना पैसा आएगा, सबसे पहले 10% हम हमारी माता रानी के दरबार में देंगे, जैसा कि आपको करना चाहिए। सबको 10वां हिस्सा निकालना चाहिए अपनी कमाई में से, है ना। तो मैं करूँगी। उसके बाद जो आज तक मम्मी पापा का लॉस किया है, मम्मी पापा को कवर करके देंगे, है ना। उसके बाद जो मैंने ये मतलब बोलती हूँ, भूखे कुत्तों को खाना खिलाना, गाय को खाना खिलाना, उनको खिलाना। कई ऐसे अनाथ आश्रम में हैं बेचारे, जहाँ बुजुर्ग तरसते हैं कि उनसे कोई आके मिले, उनके लिए कोई कुछ करे, तो मैं उनके लिए करना चाहती हूँ। जो बेचारे जिनको 2 टाइम का खाना नसीब नहीं, 1 टाइम खाना खा कर के गुजारा करते हैं, उनको खाना देना चाहती हूँ। तो यार इन हाथों से अच्छी अच्छी चीज़ें करना चाहती हूँ कि सब कुछ मतलब मेरे जाने के बाद मुझे इतनी दुआएं मिले भगवान की, कि शायद इस जन्म में जो मेरा तकलीफ़ भरा समय है ना, अगर मैं अगला जन्म लूँ तो उस मेरे जीवन में तकलीफ़ ना हो, मैं खुश रहूँ। क्योंकि अभी लाइफ तो मिली है पर अंदर से खुशी नहीं है, बिल्कुल खुशी नहीं है। ऐसा लगता है कि बस मजबूरी में जी रहे हैं, बहुत मजबूरी में जी रहे हैं। क्योंकि हर जगह तो कलेश मचा हुआ है, कहीं भी सुकून है नहीं। कुछ अच्छा कर रहे हो तो भी सुनने को मिल रहा है, कुछ गलत कर रहे हो तो भी सुनने को मिल रहा है। तो आखिर इंसान जिए तो जिए किस हाल में। तो मेरे हो चुका है सर के ऊपर से पानी, तो इसलिए बहुत परेशान हूँ। इसलिए आप यकीन नहीं करोगे, मम्मी करती रही बक बक, मैंने नहीं कुछ एक जवाब नहीं दिया। क्योंकि मैं अगर ठान लूँ मुझे चुप रहना है तो चुप रहना है, वो इंसान फिर मुझे कितना भी छेड़ ले, मैं बिल्कुल उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दूँगी। तो यही मेरी एक शायद सबसे बड़ी ताकत है कि चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो, बिल्कुल शांत रहो। जब कोई अपने भाषण झाड़ रहा है ना, तो उसको भाषण सुकून से झाड़ लेने दो, और फिर उसके बाद क्या करना, तुम कुछ ऐसा करना कि उसका मुंह बंद हो जाए, है ना। तब उसको जितना वो करना है कर लेने दो। तो आप ज़िंदगी में इतने ज़रूर बड़े बन जाना कि आपके ऊपर कोई हावी ना हो सके, कभी कोई उंगली ना उठा सके। ज़िंदगी में बड़ा कुछ बनना और अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करना। आज हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करी है ना, तो हम कितना पछता रहे हैं। हम हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, हमें हमारे बच्चों की बातें नहीं समझ में आती। POD पता नहीं क्या एग्ज़ाम देते हैं अभी, उसके वो चल रहे हैं जो 6 महीने में होते थे। क्योंकि यार हम हिंदी मीडियम पढ़े हुए हैं, तो हमको नहीं समझ में आती किसी की भी यार, किसी की भी भाषा क्या मतलब सॉरी, इंग्लिश नहीं समझ में आती। इंग्लिश बहुत मुश्किल है समझना, पर मैं सीख
थोड़ी बहुत सीखूंगी यार, ताकि कोई मेरी हंसी ना उड़ाए। थोड़ी बहुत इंग्लिश आना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कभी कुछ कर रहे हो तो उसमें बहुत दिक्कतें आती है, तो इसलिए क्या है कि थोड़ी बहुत इंग्लिश होना भी ज़रूरी है। और यार आजकल यूट्यूब पे हर एक चीज़ दिखा देते हैं ये लोग। यूट्यूब से देख देख के सीख लो, यूट्यूब से देख देख के कर लो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और गूगल तो मुझे आज तक समझ में नहीं आता। कई लोग गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च कर कर के देखते हैं, मेरे को नहीं समझ में आता। मेरे को फिर यही समझ में आ जाता है, तो यूट्यूब पे देख लेती हूँ कोई भी चीज़ में, मेरे को नहीं समझ में आता। यूट्यूब पे है ही इसलिए यार कि आपके कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप उस पर दिखा सकते हो, मतलब बोल सकते हो अपनी प्रॉब्लम। मेरे को इतनी भयंकर नींद भी आ रही है, मैं सोच रही हूँ जल्दी से ये वीडियो कंप्लीट हो तो सोऊं। फिर क्या करूँगी मैं, इसको सुबह इसको मतलब एडिटिंग करके और फिर मस्त सुबह डाल दूँगी। क्योंकि अभी आप यकीन नहीं मानोगे, ये 1 घंटे का वीडियो है, इसको एडिट करने में 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया। एडिट करने में भी टाइम लगेगा, फिर ये जो वॉइस ओवर दी है उसकी आवाज़ बढ़ानी पड़ेगी, वो एक साइड में ट्यून चलती है बैकग्राउंड म्यूज़िक कॉपीराइट, वो वाला डालूँगी। तो इसमें कम से कम मुझे शायद 1 डेढ़ 2 घंटे लग जाए। तो भाई मैं अपनी नींद ख़राब नहीं करूँगी, क्योंकि मैं भरपूर नींद लूँगी। क्योंकि मेरे क्या सर में दर्द हो रहा है पहले ही बहुत ज़्यादा, तो खुद को परेशान नहीं करूँगी मैं, है ना। तो देख रही हूँ मैं थोड़ा सा ही बचा है, तो इसको फटाफट कंप्लीट कर लेती हूँ। आप लोग वीडियो पूरे देख लेना, सुन लेना, और मुझे बताना कमेंट करके कि कैसा लग रहा है ये वीडियो, कैसा बनाया है मैंने। आप लोगों के साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करी, तो आपको अच्छी लगी स्टोरी ये भी मुझे ज़रूर बताना। और कहाँ मैं गलत थी वो भी मुझे बताना, और कहाँ मैं सही हूँ वो भी बताना। क्योंकि यार जनता मेरे भगवान तो जनता ही है, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अब मैं देखूँगी कितने मिनट की बची है यार, क्लिप जल्दी से होए तो मैं सोई। जब मैं गुरुद्वारे गई थी ना, ये वहाँ का है, देखो ये मेरा भाई है, और यहाँ पे भी बहुत सुकून मिलता है। और मैं जब भी जाती हूँ ना गुरुद्वारे में, मैं झाड़ू ज़रूर लगा के आती हूँ, ऐसे खाली हाथ नहीं आती। आई होप सो आपको पसंद आए तो लाइक करना। बाय बाय।